नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में। आज हम लोग यूपी स्पेशल को पढ़ेंगे। जी हाँ, कई लोगों ने हमको व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके कहा था कि सर, आगामी 24 जुलाई को होने वाली लेखपाल की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यूपी स्पेशल का कंटेंट उपलब्ध करवा दीजिए। तो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ। ये कंटेंट न केवल लेखपाल में बल्कि आने वाली सप्लाई इंस्पेक्टर और पेट की परीक्षा और उसके बाद जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। तो निश्चित ही आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। नाम इसका पहले क्या था? 1836 में साथियों इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। याद रखना है, 1836 में पूछा जा सकता है प्रारंभिक नाम क्या था। फिर साथियों 1877 में क्या हुआ? उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध कर दिया गया। इसका नाम पूरा नाम है साथियों उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा, अवध, 1877 में। बाद में साथियों आगरा और अवध संयुक्त प्रांत इसका नाम कर दिया गया 1902 में। जैसा कि ये दो जो है आपको ये बात याद करा सकता है कि संयुक्त मतलब एक और एक मिलकर क्या करते हैं, दो बनाते हैं। तो आगरा और अवध मिलकर संयुक्त प्रांत बनाए। ये लॉजिक हो सकता है याद करने का। फिर केवल संयुक्त प्रांत साथियों 37 में। तो यहाँ 7 से संयुक्त और 7 से 37, 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया। फिर बात आती है उत्तर प्रदेश की। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और साथियों 24 जनवरी को ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश दिवस इस बार पीसीएस 2022 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। मिलान करने को दिया गया था, मिलान क्या पूछा ही गया था। फिर साथियों इसका पुनर्गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश का? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। फिर विभाजन कब हुआ इसका? 9 नवंबर 2000 को। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश का विभाजन होने के बाद 13 जिले इससे अलग कर दिए गए, जो कि उत्तराखंड के रूप में उनको संयुक्त कर दिया गया। और उत्तराखंड के रूप में एक उत्तराखंड जो है एक नया राज्य सामने उभर के आया। फिर बात करते हैं राजभाषा, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम सवाल गिरता है यहाँ से। हिंदी साथियों 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी जो है पहली राजभाषा थी उत्तर प्रदेश की। फिर उर्दू 1989 में दूसरी राजभाषा बनी है। दोनों की डेट याद कर लेनी है, मतलब ये सन याद कर लेनी है, 1947 और 1989। राजकीय पशु साथियों 12, यश का मतलब सिंघा है, यहाँ पर 12 सिंघा राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष साथियों पलाश है। 2011 में इसको अपनाया गया था, क्योंकि हाल ही में मतलब ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, इसलिए इसको याद रखना है। 2011 में पलाश के वृक्ष को राजकीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है। फिर राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। और राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह साथियों, चिन्ह में क्या क्या है ये बात भी याद रखनी है। 2 मछली हैं और 1 तीर धनुष है। कहाँ है? व्रत में। 1938 में इसको अपनाया गया था चिन्ह के रूप में। एनसीआर साथियों, एनसीआर बोले तो नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में साथियों उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल किए जाते हैं। एमआरटी का मतलब मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और बीएस का मतलब बुलंदशहर, एचपीडी का मतलब हापुड़, और बीपीटी का मतलब बागपत, और एमएन का मतलब मुजफ्फरनगर, और एसएमएलआई का मतलब शामली। तो ये 8 जिले जो हैं यूपी के, ये दिल्ली एनसीआर में शामिल किए जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मुजफ्फरनगर यूपी में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है। 18वीं विधानसभा, बीएस का मतलब विधानसभा में साथियों कुल कितनी महिलाएं हैं? तो याद रखना है 48 हैं। 18वीं विधानसभा यही जिसका चुनाव हाल ही में हुआ है। जी हाँ, इस चुनाव से संबंधित सारी जानकारी आपको एक अलग वीडियो में प्रदान की गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। अति महत्वपूर्ण साथियों जानकारी है, और वहाँ से पीसीएस में सवाल भी आया है, पीसीएस 2022 में।
और ये जो कंटेंट रहेगा इसकी भी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है मैक्सिमम विधानसभा सीटें कहाँ हैं साथियों, ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? तो PRJ बोले तो प्रयागराज, 12 सीटें हैं यहाँ पर। बात आती है मिनिमम की, कम से कम, तो श्रावस्ती, महोबा और CHK का मतलब चित्रकूट, इन तीनों में 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। अब पूछा जाता है आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 84 सीटें SC के लिए बोले तो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, और 2 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति बोले तो ST, और टोटल हैं कितनी सीटें याद रखना है 403। लखनऊ के बाहर एकमात्र विधानसभा बैठक साथियों 2003 में आयोजित हुई थी, और कहाँ? प्रयागराज में। जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 75 हैं। तहसीलें कितनी हैं? 351। नगर निगम बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, 17 हैं वर्तमान में। और हाई कोर्ट मित्रों कहाँ है? हाई कोर्ट जो है प्रयागराज में स्थित है, और इसकी एक पीठ कहाँ है याद रखना है, वो है लखनऊ में। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं? 160 न्यायाधीश। पहले CM साथियों कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। पहली महिला CM कौन है? जी हाँ, ये केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला CM है। कौन? सुचेता कृपलानी। इनको एकदम याद करना है। फिर है पहला उप CM, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन है? चौधरी नारायण सिंह, याद रखना है। अब तक फीमेल जो CM बनी हैं वो कितनी रही हैं उत्तर प्रदेश में? 2, एक तो मायावती और दूसरी सुचेता कृपलानी। योगी जी मित्रों 21वें CM हैं, व्यक्ति के रूप में 21वां क्रम है इनका, और कार्यकाल के रूप में इनका 33वां क्रम है। तो ये व्यक्ति वाला जरूर याद रखिएगा, 21वां क्रम है। और ये जो विधानसभा जो चुनी गई है वो किस क्रम की है? 18वीं, याद रखना है। ये सारे साथियों बिंदु जो हैं महत्वपूर्ण मैंने उस वीडियो में उपलब्ध कराए हैं, तो ज़रूर उसको देखें। और सबसे युवा CM कौन है? अखिलेश यादव जी। CM और देश के PM मतलब वे मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो वो कौन है? C चरण S बोले तो चौधरी चरण सिंह। फिर BP सिंह, BPS का मतलब BP सिंह। तो ये 2 ऐसे CM रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो भविष्य में जाके प्रधानमंत्री भी बने। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा, याद रखना है। लोकायुक्त मित्रों राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं, और लोकपाल केंद्र स्तर पर होता है, केवल एक ही होता है। फिर है CJ ऑफ हाई कोर्ट मतलब वर्तमान में न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के? तो याद रखना है गोविंद माथुर। और पहले कौन थे? तो वाल्टर मॉर्गन, ये भी याद रखना है। मुख्यालय से अलग नाम वाले जिले मतलब ऐसे जिले जिनका मुख्यालय जिला में ना होकर कहीं और है, तो याद रखना है, एक सवाल जरूर पूछा जाता है। संत KN का वो मतलब है संत कबीर नगर, इसका कहाँ है? खलीलाबाद में। B का मतलब बाद है, खलीलाबाद में। तो कैसे याद रखना है? कबीरा खलीला, मतलब दोनों में आ की आवाज़ आ रही है, तो कबीरा खलीला। संत कबीरा कहाँ? खलीला। कुशीनगर कहाँ है मित्रों? इसका हेडक्वार्टर पडरौना में। और फिर है SN का मतलब है सिद्धार्थनगर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नौगढ़ में। अमेठी का गौरीगंज में। और SNB का मतलब है सोनभद्र, इसका कहाँ है? रावर्ट्सगंज। ऐसे ही साथियों AN का मतलब है अंबेडकर नगर, इसका कहाँ है? अकबरपुर। तो अंबेडकर में रा आ रहा है अंत में, और अकबर में भी रा आ रहा है, तो अंबेडकर और अकबर याद रखना है, दोनों साथ साथ हैं। अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर अकबरपुर में है। वैसे ही साथियों कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में है, कंफ्यूज नहीं होना है, अकबरपुर और अकबरपुर माटी, कहीं कहीं माटी भी मिलेगा। और GBN बोले तो गौतम बुद्ध नगर का कहाँ है? नोएडा में है। आपसे नोएडा की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो याद रखना है नोएडा की फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
याद रखना है, पूछ ली जाती है। अथॉरिटी याद रखना है। कौशाम्बी का मित्रों कहाँ है? मंझनपुर में है। जालौन का कहाँ है? उरई में है। और संभल का कहाँ है? पवासा। ये भी याद रखना है। एक सवाल मित्रों नृत्य से भी पूछा जाता है, तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण नृत्यों को। जोगनी नृत्य मित्रों कहाँ इसका आयोजन होता है? अवध क्षेत्र में होता है, रामनवमी के अवसर पर। ऐसे ही धुरिया नृत्य का आयोजन बीडी के बोले तो बुंदेलखंड में होता है, कुम्हार जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये दोनों नृत्य मित्रों जोगनी और धुरिया, इनमें पुरुष जो हैं स्त्री का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। राई नृत्य मित्रों बुंदेलखंड में कृष्ण जन्माष्टमी पर इसको आयोजित किया जाता है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में ही इसका आयोजन होता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति की खुशी में इसका आयोजन किया जाता है। चरकुला नृत्य मित्रों ब्रज क्षेत्र में आयोजित होता है। रथ के पहिए पर सिर पे घड़ा रखकर जो नर्तक होता है वो चलता है और नृत्य भी करता है। ऐसे ही धोबिया नृत्य पूर्वांचल में है। कर्मा नृत्य मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम रट जाइएगा। धुरिया, कर्मा, राई। कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर में इसका आयोजन होता है खरवार जनजाति के द्वारा। ऐसे ही धोबिया नृत्य पूर्वांचल में आयोजित होता है मांगलिक अवसरों पर। दीप नृत्य का आयोजन मित्रों बुंदेलखंड में होता है। इसमें क्या करा जाता है? पारात में दीप रखकर और उस पारात को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण नृत्य हुए जो पूछ लिए जाते हैं। एक और आपको ट्रिक बताता हूँ, जो भी समझ में ना आए नृत्य तो उसमें क्या कर देना है, या तो पूर्वांचल कर देना है, या फिर बुंदेलखंड, या फिर ब्रज क्षेत्र, या फिर अवध क्षेत्र। तो ज़्यादातर पूर्वांचल और बुंदेलखंड ही करके आना है। रामसर साइट बहुत महत्वपूर्ण है, एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है यहाँ से। तो सबसे पहला रामसर साइट साथियों ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, आर्द्र भूमियों से संबंधित आर्द्र भूमियों को ही कहते हैं रामसर साइट, क्योंकि रामसर कन्वेंशन के तहत इनको संरक्षित किया जाता है। वो फिर कभी पढ़ेंगे उसको। ऊपरी गंगा नहर पहला रामसर साइट था उत्तर प्रदेश का। टोटल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? रट लेना है, कतई रट लेना है, 10 हैं। पहला कौन सा था? ऊपरी गंगा नहर। सुर सरोवर कीथम या फिर कीथम झील जो कि आगरा में स्थित है, इसको 2020 में शामिल किया गया। हैदरपुर वेटलैंड ये जो साथियों है मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर है, 2021 में इसको शामिल किया गया। जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, BJA का मतलब वन्य जीव अभयारण्य, 2022 में इसको शामिल किया गया। कहाँ स्थित है? बखीरा और इधर कबीरा, संत कबीर नगर में। तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर साइट कौन सा है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इंडिया में मित्रों वर्तमान में 49 रामसर साइट हैं, और जो पहला रामसर साइट था वो था उड़ीसा की चिल्का झील, जिसको 1981 में अपनाया गया था, रामसर साइट में शामिल किया गया था। देखो 81 में 1 आ रहा है तो मतलब ये पहला ही था, याद रखने का लॉजिक है। कवि एवं उपनाम। अमीर खुसरो को मित्रों तूतीय हिंद कहा जाता है। मलिक मोहम्मद को जायसी कहा जाता है। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी को धनपत राय कहा जाता है। ये थोड़ा इधर का उधर हो गया है, कोई बात नहीं। हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना मित्रों PRJ बोले तो प्रयागराज में हुई थी 1927 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1972 में स्थापित हुई थी लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये भी 1976 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में, ये भी लखनऊ में। तो ये हिंदी और संस्कृत संस्थान और भाषा संस्थान ये तीनों लखनऊ में हैं, और उर्दू अकादमी भी लखनऊ में ही स्थित है। तो याद रखना है, 2 तो एक ही साल में स्थापित हुए हैं, हिंदी और संस्कृत संस्थान। भाषा संस्थान सबसे बाद में हुआ है। कृषि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम लेखपाल वालों के लिए तो जरूर ही महत्वपूर्ण है।
कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। औसत जोत का आकार बहुत महत्वपूर्ण है, 0.76 हेक्टेयर। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 9, और यदि पूरे भारत की बात करें तो 15 हैं। ये भी याद रखना है साथियों। ये जो बचा हुआ डाटा है वो आपको आर्थिकी के निचोड़ में उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा कि कौन सा राज्य किस चीज़ का कितना उत्पादन करता है, चाहे वो खनिज हो, चाहे फिर वो खाद्यान्न हो, या फिर कोई और डेटा हो। ये सारे डेटा आपको आर्थिकी के निचोड़ में मिलेंगे। मित्रों, भारत की कुल भूमि का उत्तर प्रदेश में कितना है? 15%। अफीम साथियों, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? बाराबंकी। ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ अफीम का उत्पादन किया जाता है। इसकी एकमात्र फैक्ट्री गाजीपी बोले तो गाजीपुर में है। आम मित्रों, इसकी कई प्रजातियाँ यहाँ पर उपजाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, एक और महत्वपूर्ण जो है इधर औसत जोत का आकार, इसको कतई रट लेना है, छोड़ना नहीं है। और दूसरा है सस्य गहनता, पूछ लिया जाता है, और कृषि जलवायु क्षेत्र। ये 3 पॉइंट जो हैं एकदम इनको जो है ब्रह्म वाक्य मान के चलिए, आना ही आना है। आम, जी हाँ, कई प्रजातियां हैं। मलिहाबादी हो गया, सफ़ेदा और चौसा हो गया, रटौल हो गया, लंगड़ा। तो मलिहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में आम के लिए जाना जाता है। ये वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसी क्षेत्र में आता है मलिहाबाद। सफ़ेदा और चौसा सहारनपुर ज़िले में पैदा होता है। रटौल आम ये मेरठ और बागपत। हाल ही में रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। लंगड़ा आम मित्रों बनारस में होता है, और निर्यात आम का नवाब ब्रांड के नाम से किया जाता है। ये भी याद रखने वाली बात है। प्रमुख फसल उत्तर प्रदेश की कौन सी है? गेहूँ सर्व प्रमुख। मैक्सिमम उत्पादन कहाँ होता है? गंगा घाघरा दोआब में। गन्ना मित्रों उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट नकदी फसल है। एफ का मतलब फसल है, और सर्वाधिक सिंचित फसल भी यही है, मतलब उपजाई जाती है, फिर इसमें सिंचाई की भी व्यवस्था सर्वाधिक है। और सबसे अच्छा जो गन्ना माना जाता है वो एमआरटी का माना जाता है, बोले तो मेरठ का माना जाता है। अगला, आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। ताज नाम से इसका निर्यात किया जाता है। और संतरे का उत्पादन सहारनपुर में होता है। बात करें अब नलिका अपर्दन, जी हाँ, अब नलिका वही होता है जिसमें नालियाँ बन जाती हैं छोटी छोटी। जो ज़्यादा ढलान वाले खेत होते हैं वहाँ पानी तेज़ी के साथ निकलता है, तो उसमें क्या होता है, गहरी गहरी नालियाँ बन जाती हैं, तो उसी को अवनलिका कहते हैं। तो इस तरह का अपर्दन मैक्सिमम कहाँ होता है? इटावा में होता है। किसानों की मौत किसको कहा जाता है? परत अपर्दन को। जी हाँ मित्रों, ऊपरी परत जो है वो चाहे जल के माध्यम से या फिर वायु के माध्यम से अपर्दित जब हो जाती है तो मिट्टी के जितने भी जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं वो उसके साथ चले जाते हैं। इसीलिए जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ हो जाती है, इसीलिए उसको किसानों की मौत कह दिया जाता है। फसल का उत्पादन कम होता है, और उत्पादन कम होगा तो किसान की मौत निश्चित ही है। वायु अपर्दन मैक्सिमम कहाँ होता है? मथुरा एवं आगरा में होता है। तो अब नलिका अपर्दन इटावा में, और वायु अपर्दन मथुरा और आगरा में। नई कृषि नीति मित्रों 2003 में आई थी, जिसका लक्ष्य कितना है? 5.1% की विकास दर को हासिल करना। योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से जरूर आना है एक सवाल। किसान वही योजना जरूर पूछी जाती है, 2001 में लाई गई थी। किसान मित्र योजना, माफ़ करिएगा वही बोल दिया, किसान मित्र योजना। क्या होगा इसमें? प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत मित्र नियुक्त किया जाएगा जिसकी योग्यता इंटर पास होगी। किसान वही योजना मित्रों 1992 में लाई गई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार लीजिएगा। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2003 में लाई गई थी। कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2004 में लाई गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आई है। 1 2 3 4 5 योजनाएं अति महत्वपूर्ण है। जीवन ज्योति परियोजना 2008 में लाई गई है। मनरेगा के जो मजदूर हैं, मनरेगा में काम करने के बाद उनको फिर से मतलब अतिरिक्त रोजगार देने के लिए जीवन ज्योति योजना लाई गई 2008 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम 1500
1954 में लागू हुआ, ये भी याद रखना है। पहली दुग्ध सहकारी समिति, जी हाँ, जिस तरह से अमूल है वैसी ही एक सहकारी समिति साथियों सबसे पहले कटरा, प्रयागराज के कटरा में स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में हुई है। गोकुल पुरस्कार मैक्सिमम दुग्ध उत्पादन करने वाले लोगों को दिया जाता है। जी हाँ, नंद बाबा पुरस्कार, अच्छा ये दूध उत्पादन चाहे भैंस के माध्यम से किया जाए या फिर गाय से किया जाए तो उसके लिए गोकुल पुरस्कार दिया जाएगा, और किसी भी नस्ल की हो गाय। लेकिन नंद बाबा पुरस्कार जो है उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया है, लेकिन गाय से किया है दूध का उत्पादन, और उसमें भी देसी नस्ल से, ये भी याद रखना है। पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक कितने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखपुर, लखनऊ और मुजफ्फरनगर, ये 3 जिले हैं, यहाँ पर पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक है। पशु चारा बैंक अति महत्वपूर्ण है, झांसी में है। यहीं पर साथियों चारों जो राजमार्ग हैं वो यहीं पर काटते हैं, झांसी में ही, ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है। 4 राजमार्ग झांसी में ही काटते हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। फिर है कामधेनु योजना, 2014 में चलाई गई। पशुपालन में स्थान उत्तर प्रदेश का प्रथम है मित्रों, राष्ट्रीय स्तर पर। एग्रो पार्क कितने हैं, 4 हैं। HPD का मतलब हापुड़ में है, SHP का मतलब सहारनपुर, LUK का मतलब लखनऊ, BNS का मतलब बनारस। तो 4 जगह पे एग्रो पार्क हैं, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। फिर है सिंचाई, प्रिय सवाल है साथियों आयोग का। नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। वही नलकूप, पंपिंग सेट, बोरवेल का इस्तेमाल करके जो सिंचाई होती है उसी को नलकूप कहा जाता है वर्तमान में। सबसे ज़्यादा नलकूप से, उसके बाद नहर से, फिर तालाब से। फिर साथियों नलकूप से सर्वाधिक जो क्षेत्र सिंचित होता है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और नहरों से भी सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक भूमि जल का इस्तेमाल करने वाला जो जिला है वो कौन है, आगरा, ये भी याद रखना है। वन संसाधन और वन्य जीव, ये वाला पोर्शन देखते हैं, और बचा हुआ जो हिस्सा है इसका यूपी स्पेशल का वो अगले पार्ट में उपलब्ध करवाऊंगा। और इतना मान के चलिए, अगर आप ये तैयार करके जाते हैं जो भी मैं कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊंगा तो निश्चित ही सारे सवाल फंसेंगे, जैसा कि करंट अफेयर्स की क्लास में हुआ है। सामाजिक वानिकी योजना मित्रों 1979 में शुरू की गई। क्यों की गई, क्या उद्देश्य था इसका, वृक्ष उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोगों को उत्साहित करना, मतलब उनको एक तरह से धन देना या फिर फ्री में पौधे उपलब्ध करवाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो सके। वृक्ष बंधु पुरस्कार वानिकी योजना 1998 में शुरू की गई। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014 में शुरू की गई। यूपी में अभी तक क्या है, एक नेशनल पार्क है जिसको दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ स्थित है मित्रों, ये लखीमपुर खीरी, LKP लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1987 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। जी हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम कब चलाई गई थी, याद रखना है, 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये भी याद रखना है, दोनों सवाल पूछ लिए जाते हैं। 2 चिड़ियाघर हैं उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ, एक कानपुर में है, दूसरा लखनऊ में है। कानपुर वाले का नाम क्या है, एलन फॉरेस्ट जू, और लखनऊ वाले का नाम क्या है, नवाब वाजिद अली शाह जू। 2 ही चिड़ियाघर हैं। और एक तीसरा जो है अशफाक उल्लाह खां जू, वो कहाँ स्थित है, GKP बोले तो गोरखपुर में, लेकिन ये निर्माणाधीन है, ये भी याद रखना है। 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 13 पक्षी विहार हैं यूपी में। JB का मतलब जीव विहार, B का मतलब केवल विहार। तो 11 वन्यजीव विहार, 13 पक्षी विहार, 2 टाइगर रिजर्व, कहाँ कहाँ, एक दुधवा में, एक दुधवा टाइगर रिजर्व और दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दुधवा लखीमपुर खीरी जैसा कि अभी ऊपर बताया, और ये दूसरा जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत और SPN जो कि हमारा जिला है, शाहजहाँपुर की सीमा पर स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको पिछली बार 2x वाला पुरस्कार दिया गया था।
वन्यजीव विहार जो कि अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं, 11 हैं उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है, ये सबसे पहला है और सबसे पुराना भी है, तो इसकी डेट भी याद रखनी है, 1957। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट पीसीएस में पूछा गया है इस बार, कहाँ स्थित है? बहराइच में। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। 1976 ये भी वर्ष ही पूछा गया था दरअसल। 1976 में कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था। फिर है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? CHK बोले तो चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? LTP बोले तो ललितपुर। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य यही है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। फिर है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इटावा और आगरा में। फिर है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य नहीं मित्रों, बिहार, वन्यजीव बिहार। BJB का मतलब बिहार ही है, वन्यजीव बिहार। तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है, मतलब दो जिलों के बीच स्थित है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ? मेरठ में स्थित है। हस्तिनापुर वही पांडवों वाला, तो सबसे विशाल रहा होगा, इसीलिए इसको सबसे बड़ा होने का दर्जा प्राप्त है। मतलब ये बड़ा है ही, लेकिन एक लॉजिक है कि पांडव जहाँ रहते थे वो बड़ा ही क्षेत्र होगा, इसलिए सबसे बड़ा हस्तिनापुर और सबसे छोटा ललितपुर, लल्ला वाला। लल्ला छोटा होता है। लल्ला कौन था? स्वामी महावीर लल्ला थे जो घर छोड़ के चले गए, तो ललितपुर लल्ला सबसे छोटा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में जो सबसे छोटा है। याद आप किसी भी लॉजिक से कर सकते हैं, किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं। अगला है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में। जी का मतलब गंज है। सोहेलवा वन्यजीव विहार या फिर सोहेल देव भी मिलेगा कहीं कहीं, ये कहाँ स्थित है? बलरामपुर में। कछुआ वन्यजीव विहार बनारस में स्थित है। ये सबसे नया है, तो इसलिए इसकी डेट भी याद रखनी है, 1989। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है मित्रों वो कौन कौन से याद रखने हैं? एक तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा, और फिर है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और तीसरा जो है चंदौली वन्यजीव विहार। इन तीनों को याद रख लेना है। चंदौली को ही मित्रों उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा कहते हैं, ये भी याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित सारे सवाल आपको अलग अलग वीडियो में दिए गए हैं, तो वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश वाली, करंट अफेयर वाली, और ये यूपी स्पेशल, एकदम सवाल सारे फंसेंगे। और निश्चिंत रहिए, आप लोगों को ग्रामीण विकास भी उपलब्ध करवाऊंगा। दरअसल आपके भाई का भी मेंस लगा हुआ है, इस वजह से समय की कमी के चलते चीज़ें तेज़ी से नहीं हो पाती हैं, लेकिन आपको उपलब्ध जरूर करवाऊंगा। आर्थिकी का निचोड़ भी उपलब्ध करवाना है। वहाँ से मित्रों आपको 2-3 सवाल मिलना तय है। पूरी एक मैगजीन को 2-3 लेक्चर में ख़त्म करना है उसको। चलिए, होती है मुलाकात अगली क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद।